हेलो फ्रेंड्स, तो एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी। आज हम बात कर रहे हैं पिछली क्लास के आगे मौसम और जलवायु के अवयव व इनका फसलों पर प्रभाव। सबसे पहले बात करते हैं मौसम और जलवायु के अवयव। मौसम और जलवायु का पहला अवयव है तापमान। आगे दूसरे अवयव की हम बात करें सौर विकिरण। तीसरे अवयव की बात करें आर्द्रता। पवनों की दिशा व गति। पांचवें अवयव की बात करें बादल और छठा वर्षा। हमने बात की मौसम और जलवायु के अवयव। तापमान, सौर विकिरण, आर्द्रता, पवनों की दिशा व गति, बादल और वर्षा। सबसे पहले हम बात करते हैं तापमान, टेम्परेचर। सबसे तापमान किसे कहेंगे? किसी पदार्थ का ठंडा व गर्म होना। किसी पदार्थ का ठंडा व गर्म होना उसकी आणविक गतिविधियों के विस्तार। किसी पदार्थ का ठंडा या गर्म होना उसकी आणविक गतिविधियों के विस्तार पर निर्भर करता है। और इसे तापमापी द्वारा मापा जाता है। तापमान किसे कहेंगे? किसी पदार्थ का ठंडा या गर्म होना पदार्थ की आणविक गतिविधियों के विस्तार पर निर्भर करता है, जिसे हम तापमापी से मापते हैं। इसे क्या कहेंगे? तापमान। सबसे पहले बात करते हैं तापमान की इकाइयां। हम सामान्य तापमान की दो इकाई पढ़ते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर और बात करें तो डिग्री केल्विन और डिग्री न्यूटन। दैनिक जीवन में तापमान की चार इकाई होती है, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और न्यूटन। बात करें वेधशाला में, मौसम वेधशाला में दिन में दो बार 7 AM व 2 PM तापमान मापा जाता है। मौसम वेधशाला में दिन में दो बार तापमान सुबह 7 बजे और दोपहर 2 बजे मापा जाता है। इसके बाद हम बात करें डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड को यदि फ़ारेनहाइट में बदलना हो, या आपने फ़ारेनहाइट दिया हो और डिग्री सेंटीग्रेड बदलना हो, तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 गुणा 5/9 सूत्र रहेगा। अगर अपने डिग्री सेंटीग्रेड ज्ञात करना है और फ़ारेनहाइट अपने पास दिया हो, तो फ़ारेनहाइट में से 32 कम करेंगे और 5/9 से गुणा कर देंगे। यदि अपने पास दिया हो डिग्री सेंटीग्रेड और ज्ञात करना हो अपने को डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेंटीग्रेड को 9/5 से गुणा करेंगे और 32 जोड़ देंगे। इसके बाद अपने पास डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया हो और डिग्री केल्विन ज्ञात करना हो, तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा डिग्री केल्विन। और लास्ट बात करते हैं अगर पास डिग्री न्यूटन ज्ञात करना हो, तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 80 जोड़ते हैं तो अपने क्या प्राप्त होगा? डिग्री न्यूटन। अब हम बात करते हैं तापमान मापने की
मापने के यंत्रों की, तापमान मापने के यंत्र। तापमान मापने के यंत्रों में सबसे पहले बात आती है सरल तापमापी। सरल तापमापी किसे कहेंगे? वह तापमापी जिसमें पारा भरा होता है। प्रश्न पूछा जाए सरल तापमापी क्या रहता है? सरल तापमापी में पारा भरा रहता है और ये सामान्यतः कमरे का तापमान मापने, सामान्यतः कमरे का तापमान मापने में काम में लिया जाता है। अगर बात करते हैं कमरे का तापमान होता है तो कमरे का तापमान सामान्य कितना होता है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आप कह सकते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कमरे का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बात करते हैं अपन मानव शरीर का तापमान, तो मानव शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम उसे देखना चाहें डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री केल्विन की बात करते हैं तो 310 डिग्री केल्विन। अगर बात करते हैं डिग्री ल्यूमर की तो 117 डिग्री ल्यूमर। यह मानव शरीर का तापमान। अगर प्रश्न पूछा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं -40 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री। दूसरे पहले यंत्र की बात की सरल तापमापी, और दूसरा यंत्र है 6 का उच्चतम व निम्नतम तापमापी। 6 का उच्चतम व निम्नतम। इसका आविष्कार 6 नाम वैज्ञानिक किया था, इसलिए इसका अर्थ है 6 का उच्चतम और न्यूनतम तापमापी। इस तापमापी में पारा व अल्कोहल दोनों बढ़ जाता है। अल्कोहल जहां होता है या जिस तापमान पे अल्कोहल बढ़ेगा वो न्यूनतम तापमान बढ़ेगा, और जिसमें पारा होगा वो अधिकतम। अब सवाल होता है जब अल्कोहल होता है तो न्यूनतम तापमान क्यों होता है? क्योंकि जितना कम तापमान होगा अल्कोहल कभी नहीं जमती है, अल्कोहल जमती नहीं। तो न्यूनतम तापमान मापने के लिए क्या चाहिए? अल्कोहल। और जितना तापमान अधिक होगा, पारा लगभग सामान्य तापमान भी जितना मापते हैं उसमें पारा पिघलता नहीं है, इसलिए अधिकतम तापमान होता है उसमें पारा भरा होता है, न्यूनतम तापमान में अल्कोहल भरा होता है। अगर हम बात करते हैं 6 के उच्चतम न्यूनतम तापमापी, तो तापमापी सबने देखो कांच का होता है, एक नलिका होगी, तो इसमें ऊपर की तरफ क्या होगा और नीचे की तरफ क्या होगा? ध्यान रखना सदैव ऊपर भरा रहता है अल्कोहल और नीचे भरा रहता है पारा। ऊपर रहेगा अल्कोहल और नीचे रहेगा पारा। इसके बाद पहले हमने बात की थी स्टीवेंसन स्क्रीन। स्टीवेंसन स्क्रीन तापमान मापने का यंत्र नहीं। स्टीवेंसन स्क्रीन में हम बात की थी 4 प्रकार के तापमापी होते हैं। स्टीवेंसन स्क्रीन में 4 प्रकार के, उच्चतम, निम्नतम, आद्र तापमापी और शुष्क बलवी तापमापी। अगर हम बात करते हैं कि इन तापमापों में क्या बढ़ा जाता है, तो जहां निम्नतम की बात होगी वहां बढ़ा होता है
अल्कोहल। निम्नतम तापमान में बना होता है अल्कोहल। और बात आती है उच्चतम तापमापी, आर्द्र तापमापी और शुष्क तापमापी, इन तीनों में बना होता है पारा। ध्यान रखना। अब बात करते हैं उच्चतम तापमापी। सरल तापमापी कहेंगे जो दिन का तापमान मापता हो या कमरे का सामान्य कमरे का तापमान मापता हो। 6 का उच्चतम न्यूनतम तापमापी एक दिन में दिन के अधिकतम व न्यूनतम तापमान का मापन करता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान का मापन करता है 6 का उच्चतम न्यूनतम तापमान। अब देखिए, अब हम बात करते हैं उच्चतम तापमान की। उच्चतम तापमापी, उच्चतम तापमापी दिन का अधिकतम तापमान। दिन का अधिकतम तापमान यदि 12 बजे दोपहर 12 बजे तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दोपहर 3 बजे तापमान हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोपहर 4 बजे तापमान हो गया 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और शाम को 6 बजे तापमान हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये उच्चतम तापमापी तापमान बताएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने बजे हुआ इसको पता नहीं है, लेकिन दिन में अधिकतम तापमान कितना गया था 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सुई तापमान में जहां 30 डिग्री है वहां जाके रुक जाएगी, तो मतलब दिन का अधिकतम तापमान पता है। इसी प्रकार न्यूनतम तापमापी दिन में जितना तापमान डाउन गया है वहां के रुक जाएगी, -4 हो -2 हो चाहे 1 डिग्री हो, दिन में जितना तापमान होगा वहां के रुक जाएगी, उससे नीचे नहीं जाएगी। चाहे तापमान वापस बढ़ जाए, अभी अगर वर्तमान में बात करें, अगर 2 बजे तापमान था -4, 3 बजे था -5, अगर 4 बजे तापमान -3 होता है तो न्यूनतम तापमान होगा, और बढ़ जाता है अगर 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री तो ये रुक जाएगी -3 तक, फिर वापस कम नहीं होता है। तो न्यूनतम तापमापी न्यूनतम तापमान बताएगा, उच्चतम और न्यूनतम तापमान दोनों तापमान बताते हैं। और अगर तापमान का लगातार मापन करना हो चौथा यंत्र है थर्मोग्राफ। थर्मोग्राफ कहेंगे तापमान का लगातार मापन करने वाला यंत्र कहलाता है थर्मोग्राफ। अब थर्मोग्राफ क्या होता है? थर्मोग्राफ एक यंत्र है, इसमें से पेज आता है वो निकलता है। इस पेज में क्या होता है, एक समय दिया होता है, एक साइड दिया गया तापमान टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट। अगर बात करते हैं अपन 1 बजे 2 बजे 3 4 और 5 बजे, तो अगर तापमान 1 बजे 1 डिग्री था 2 3 तो ये बढ़ता रहेगा 1 डिग्री। अगर 2 बजे तापमान बढ़ा है तो बढ़ गया, घटता है तो इसे कहेंगे थर्मोग्राफ। तापमान का लगातार प्रति मिनट ज्ञापन करता है, प्रति मिनट ज्ञात करता है, इसे कहेंगे तापमान का लगातार मापन कौन करता है? थर्मोग्राफ। अब बात करते हैं हम दैनिक औसत तापमान। दैनिक औसत तापमान, और इसी के साथ देखते हैं दैनिक तापांतर। दैनिक औसत तापमान कहेंगे 24 घंटे में अधिकतम व न्यूनतम तापमान का औसत। औसत तापमान का सूत्र रहेगा अधिकतम प्लस न्यूनतम तापमान बटा 2, जो निकल के आएगा उसे कहेंगे दैनिक औसत तापमान। अगर हमें पता है दिन का अधिकतम तापमान है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इनका दोनों का औसत रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे कहेंगे दैनिक औसत तापमान। अब बात करते हैं दैनिक तापांतर की।
24 घंटे में अधिकतम व न्यूनतम तापमान का अंतर क्या कहलाता है? दैनिक तापांतर। दिन का अधिकतम तापमान था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों का अंतर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दैनिक तापांतर कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करते हैं फसलों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान। फसलों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान है 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। फसलों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद बात करते हैं हम रबी फसलों के लिए उपयुक्त तापमान। रबी में बोई जाने वाली फसलों के लिए उपयुक्त तापमान, हम अंकुरण की बात नहीं कर रहे हैं, फसलों के लिए उपयुक्त तापमान। तो रबी वाली फसलों के लिए उपयुक्त तापमान है 25 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि बात करते हैं हम खरीफ फसलों के लिए, खरीफ फसलों के लिए उपयुक्त तापमान है 31 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बार बार प्रश्न पूछा जाता है गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान या गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त तापमान। तो अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बात आती है जौ के लिए है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री और जौ के अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके हम बात करते हैं प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर पौधों में रासायनिक क्रियाएं दोगुनी हो जाती है। पौधों में रासायनिक क्रियाएं दोगुनी होती है प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर। इसके बाद हम बात करें तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, और शोषण। तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण और शोषण पर पड़ने वाला प्रभाव यहां देखते हैं। तापमान बढ़ने पर सबसे पहले बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। जब वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी तो जड़ों द्वारा जल अवशोषण भी बढ़ जाएगा। हमने बात की वाष्पोत्सर्जन की, जब वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी तापमान बढ़ने के साथ तो जड़ों द्वारा जल का अवशोषण भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण भी सूर्य और प्रकाश पर निर्भर करता है या तापमान पर निर्भर। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा और प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी, लेकिन सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री से अधिक तापमान होने पर
अधिक तापमान होने पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की दर रहेगी 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और 35 डिग्री से अधिक तापमान होने पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक रहेगी 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। थर्ड हम बात करें, वाष्पशोषण की बात की, प्रकाश संश्लेषण की बात की, अब हम बात करते हैं शोषण की। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा शोषण की दर भी बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ने के साथ साथ शोषण की दर बढ़ेगी। लेकिन जब तापमान 45 डिग्री से अधिक होगा तो शोषण की दर कम हो जाएगी। तापमान बढ़ने के साथ साथ शोषण की दर बढ़ती है, लेकिन 45 डिग्री से अधिक तापमान होने पर शोषण की दर घट जाती है। अब हम बात करते हैं तापमान, तापमान का व प्रकाश का। तापमान और प्रकाश का धरातल पर सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य। सबसे बड़ा स्रोत का है सूर्य। अगर देखा जाए सूर्य की सतह का तापमान, सूर्य की सतह का तापमान, तो सूर्य की सतह का तापमान होता है 5778 डिग्री केल्विन, 5778 डिग्री केल्विन। यह है सूर्य की सतह का तापमान। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रकाश की। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रकाश। सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या कहलाता है? सौर विकिरण। सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या कहलाता है? अब हम बात करते हैं सौर विकिरण की। सौर विकिरण कहेंगे सूर्य से आने वाली किरणों को, या सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या कहेंगे? सौर विकिरण। सूर्य का तापमान हमने देखा था 5778 डिग्री केल्विन, और सूर्य के प्रकाश को सूर्य से धरातल पर आने पर, धरातल पर आने पर समय लगता है 8 = 1/2 मिनट। सूर्य का प्रकाश धरातल पर आता है 8 से 1/2 मिनट में। अब हम बात करते हैं अल्बिडो। अल्बिडो किसे कहेंगे? प्रकाश की किरण या विकिरण का परावर्तित होना। प्रकाश की किरण का, जब सूर्य से प्रकाश की किरण आती है और बीच में किसी से टकराकर वापस चली जाती है, इसी को क्या कहेंगे? एल्बिडो। अब हम बात करते हैं एल्बिडो मान। एल्बिडो मान कि किरणें, प्रकाश से आने वाली किरणें किस चीज से टकराकर कितने डिग्री परसेंट या कितने परसेंट वापस चले जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बादलों की। बादलों का एल्बिडो मान होता है 5 से 7%। बादलों से जो किरणें टकराती है उनमें से लगभग 5 से 7% किरणें वापस लौट कर चली जाती है। उसके बाद बात करते हैं फसल सतह। फसल की सतह से 25 से 30% किरणें लौट कर चली जाती है। फसल की सतह से 25% या 25 से 30% किरणें लौटकर चली जाती है। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी की सतह। लगभग 35% किरणें पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस से लौट जाती है। और सबसे बाद बात करते हैं बर्फ की। बर्फ की लगभग 85 से 90% किरणें लौटकर चली जाती है बर्फ से टकराने के बाद। इन चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, जहाँ सफ़ेद है, जहाँ सफ़ेद है वहाँ से किरणें ज़्यादा लौटकर चली जाती है। तो ध्यान रखना, बर्फ का एल्बिडो मान सर्वाधिक हो, और जो काली वस्तु है, जो वस्तु काली है, उसका एल्बिडो मान कम होगा। क्या हम कह सकते हैं जितनी भी काली वस्तुएं हैं
वो प्रकाश का अवशोषण ज़्यादा करती है। जैसे अपने देखो, कभी सफ़ेद शर्ट पहनी है, गर्मी कम लगती है, और काली शर्ट पहनते हैं तो धूप में गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि काली वस्तुएं प्रकाश का अवशोषण करती है, उनको परावर्तित नहीं करती है, और सफ़ेद चीज़ें प्रकाश को परावर्तित करती है। इसका एल्बिडो मान सर्वाधिक रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश की गुणवत्ता, तीव्रता और अवधि। प्रकाश की गुणवत्ता, तीव्रता व अवधि का। अगर बात करें फसलों पर प्रकाश की गुणवत्ता, तीव्रता व अवधि का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष प्रभाव या प्रत्यक्ष रूप से अपने को प्रभाव दिखाई देता है। सबसे पहले बात करें हम प्रकाश की गुणवत्ता। गुणवत्ता में हम ये देखते हैं लाल व नीले प्रकाश में, लाल व नीले प्रकाश में, और हरे व पीले प्रकाश में। क्या पता है? लाल व नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। हमने बात की थी प्रकाश की गुणवत्ता देखेंगे प्रकाश की लाल, नीली, हरी और पीली किरणों से। लाल व नीले प्रकाश किरणों में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होगा, और हरे व पीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण न्यूनतम होगा। ये बात थी प्रकाश की गुणवत्ता की। दूसरी बात करते हैं हम तीव्रता की। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। इसके बारे में आपको बताते हैं। अब तीसरी हम बात करते हैं प्रकाश की अवधि। दिन में जितना प्रकाश आता है या प्रकाश की अवधि जितने घंटे रहती है उसे कहते हैं प्रदीप्तिकालिता। प्रदीप्तिकालिता। और इस प्रदीप्तिकालिता अवधि का पुष्पन व फलन पर प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की अवधि का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है प्रदीप्तिकालिता कहेंगे, पुष्पन और फलन पर। इसी के आधार पर या प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है पौधों को। किस पे आधार पर? प्रकाश की अवधि के आधार पर। कौन कौन से? अल्प प्रकाश अवधि पादप, दूसरा है दीर्घ प्रकाश अवधि पादप, और तीसरा है दिवस निष्प्रभावी पादप। सबसे पहले बात करें अल्प प्रकाश अवधि पौधे। वह पौधे जिन्हें दिन में 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की अवधि 8 घंटे से अधिक होने पर पुष्पन की क्रियाएं प्रभावित होती है। अगर प्रकाश की अवधि 8 घंटे से अधिक होती है तो पुष्पन की क्रिया प्रभावित होगी। अगर बात करें उदाहरण की तो लगभग खरीफ की फसलें, बाजरा, कपास, मक्का, धान, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? खरीफ वाली जो भी फसलें वो होगी अल्प प्रकाश अवधि पादप। दीर्घ की बात करें, जिन पौधों को लगभग दिन में 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, धूप की नहीं प्रकाश की 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे कहेंगे दीर्घ प्रकाश अवधि पादप। और 14 घंटे से कम तापमान या अधिक घंटे प्रकाश मिलने पर पुष्पन की क्रियाएं प्रभावित होती। और लगभग सभी रबी फसलें
गेहूं, चना, आलू आदि। दिवस निष्प्रभावी पौधों की बात करें, जिन पौधों पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें कहेंगे दिवस निष्प्रभावी पौधे। कपास, टमाटर, सूरजमुखी, कपास, टमाटर, सूरजमुखी, मटर। और अगर धान की बात करते हैं तो धान की कुछ किस्में हैं, जया और IR8, इन पर भी प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने देखा प्रकाश की गुणवत्ता, तीव्रता व अवधि का पौधों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, पौधों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात की गुणवत्ता की, लाल व नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है, हरे व पीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कम होता है। प्रकाश की तीव्रता की बात करें तो प्रकाश बढ़ने के साथ या प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दरें बढ़ती है। अगर बात करें प्रकाश की अवधि की तो प्रकाश की अवधि को कहेंगे हम प्रदीप्तिकालिता, और प्रदीप्तिकालिता पुष्पन व फलन पर प्रभाव पड़ता है। और पौधों में प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है, अल्प प्रकाश अवधि पौधे, दीर्घ प्रकाश अवधि पौधे और दिवस निष्प्रभावी पौधे। अब बात करते हैं हम आर्द्रता की। वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता कहेंगे वातावरण में उपस्थित, वातावरण में उपस्थित वाष्पित जल की मात्रा, वातावरण में उपस्थित वाष्पित जल की मात्रा को कहेंगे वायुमंडलीय आर्द्रता या आर्द्रता। आर्द्रता मापने की 3 इकाइयां हैं, आर्द्रता मापने की 3 इकाइयां हैं। पहली इकाई है परम आर्द्रता, वैश्विक आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। परम आर्द्रता किसे कहेंगे? परम आर्द्रता की इकाई क्या रहेगी, इकाई क्या रहेगी? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। वैश्विक आर्द्रता की इकाई रहेगी ग्राम प्रति किलोग्राम। और सापेक्ष आर्द्रता जो कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कृषि के लिए महत्वपूर्ण, सबसे पहला प्रश्न कृषि के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता। और सापेक्ष आर्द्रता किस में मापते हैं? मापन किया जाता है प्रतिशत में, परसेंट की वैल्यू रहेगी 0 से 100%। अब पहले बात करते हैं परम आर्द्रता। जितने 1 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्र में जितने ग्राम वाष्पित जल होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्र में जितने ग्राम जल होगा या वाष्प होगी उसे कहेंगे परम आर्द्रता। और अब बात करते हैं वैश्विक आर्द्रता। 1 किलोग्राम वाष्प सहित वायु में, 1 किलोग्राम वाष्प सहित वायु में जितने ग्राम वाष्प होगी उसे कहेंगे वैश्विक आर्द्रता। और सापेक्ष आर्द्रता की बात करें, वातावरण में जितने प्रतिशत या वातावरण की वायु में जितने % वायु आर्द्रता होगी या जल होगा उसे कहेंगे सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, इसका मापन किया जाता है परसेंट में, इसकी वैल्यू 0 से 100%। अगर प्रश्न पूछाता है वातावरण में 100% आर्द्रता रहती है, वातावरण में 100% आर्द्रता होती है, तो वातावरण में 100% आर्द्रता कब होगी? जब वर्षा होगी। वातावरण में 100% आर्द्रता कब होगी? जब वर्षा होगी। अगर प्रश्न पूछा जाता है वातावरण में संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता होती है, या पूछा जाता है संतृप्त वायु की
सापेक्ष आर्द्रता होती है। तो संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? 100। संतृप्त वायु कहेंगे जिस वायु में 100% आर्द्रता होगी उसे कहेंगे संतृप्त वायु। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100%। अगर पूछा जाए शुष्क वायु की, शुष्क वायु की सापेक्ष आर्द्रता, तो शुष्क वायु की सापेक्ष आर्द्रता होगी 0। 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता का मापन किया जाता है प्रतिशत में और परसेंट की वैल्यू 0 से 100%। दूसरा प्रश्न पूछा वातावरण में 100% आर्द्रता कब होगी? जब वर्षा होगी। तीसरा पूछा शुष्क वायु की सापेक्ष आर्द्रता 0%। और चौथा है संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100%। इसी में पूछा जाता है कृषि के लिए उपयुक्त या महत्वपूर्ण आर्द्रता कौन सी है? तो सापेक्ष आर्द्रता। अब हम बात करते हैं पवनों की दिशा व गति। पवनों की दिशा व गति। पवनों की दिशा व गति पर मानसून निर्भर करता है और पवनों की दिशा और गति से एक ही प्रश्न पूछा जाता है। पवनों की दिशा या वायु की दिशा ज्ञात की जाती है विंड वेन या वायु दिक सूचक यंत्र, वायु दिक सूचक यंत्र या विंड वेन। और पवनों की या वायु की गति निर्भर करती है किससे नापी जाती है? एनीमोमीटर। और पवनों की दिशा व गति निर्भर करती है मानसून पर, या मानसून ही पवनों की दिशा और गति पर निर्भर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बादलों की। बादल मौसम और जलवायु का अवयव अगला है बादल। बादलों की बात करें, आकाश में लगातार बादल छाए रहने से प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। लगातार बादल छाए रहेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। अगर बात करते हैं फिर फसलों पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी या बादल छाए रहेंगे, वर्षा अधिक होगी, बादल छाए रहेंगे। वर्षा या बादल रहने पर या आर्द्रता अधिक रहने पर फसलों में कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। आर्द्रता रहेगी, वर्षा रहेगी या बादल छाए। अगर प्रश्न पूछा जाता है जीरे में बादल छाए रहने या अधिक आर्द्रता से होने वाला रोग है तो कौन सा है? छाछिया रोग। ये रोग होता है कवक से। और जहाँ कवक रहेंगे, जहाँ आर्द्रता अधिक रहेगी वहाँ कवकों का प्रकोप बढ़ जाता है। सभी कवक जनित रोग क्या होते हैं? आर्द्रता से होता है। हमने बात की बादलों की। आकाश में लगातार बादल छाए रहने से प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। वर्षा, बादल और आर्द्रता से कीटों रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। और जीरे में छाछिया रोग किससे होता है? अधिक आर्द्रता बादल छाए रहने से। इसके बाद हम बात करें धरातल से अधिक ऊंचाई या सर्वाधिक ऊंचाई। धरातल से सर्वाधिक ऊंचाई पर रहने वाले बादल कौन से हैं? सिरस। प्रश्न पूछा था धरातल से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से बादल रहते हैं? सिरस। सबसे कम ऊंचाई पर, सबसे कम ऊंचाई पर कौन से बादल रहते हैं? स्ट्रेटस। सबसे कम ऊंचाई पर रहने वाले बादल स्ट्रेटस। इसके बाद सर्वाधिक वर्षा कराने वाले बादल, वह बादल जिनसे सर्वाधिक वर्षा होती है वो कौन से हैं? निम्बो स्ट्रेटस। जिन बादलों से वर्षा होती है। अगर बात करते हैं बर्फबारी, तो जिन बादलों से बर्फ गिरती है या ओलावृष्टि होती है, ओलावृष्टि या बर्फ गिरती है वो कौन से हैं?
अल्ट्रा स्टेटस। अगर बात करते हैं मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने बादलों को 10 भागों में बांटा है, या एटलस के अनुसार बादलों के प्रकार कितने हैं 10, जिसमें अपन ने 4 की बात की है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले सिरस, सबसे कम ऊंचाई वाले स्टेटस, वर्षा कराने वाले बादल निम्बो स्टेटस, ओलावृष्टि वाले बादल अल्ट्रा स्टेटस। अब अपने पास लास्ट शब्द आता है, या लास्ट अवयव है कौन सा, मौसम और जलवायु का, कौन सा है, वर्षा। वर्षा अलग चीज होती है और एक होता है वर्षण। वर्षण कहेंगे जल का ठोस व द्रव रूप में, जल का ठोस व द्रव रूप में धरातल पर गिरना। जल का ठोस या द्रव रूप में धरातल पर गिरना क्या कहलाता है, वर्षण। अगर उदाहरण की बात करते हैं, वर्षण किसे कहेंगे, वर्षा, कोहरा, पाला, फुहार, ये क्या कहलाता है सभी, वर्षण। या अपन कह सकते हैं ओलावृष्टि भी, ये सब क्या कहलाता है, वर्षण कहलाता है। अगर पूछी जाती इसमें वर्षा और वर्षण में अपने को पता चल गया। वर्षण किसे कहेंगे, वर्षा, कोहरा, पाला, फुहार और ओलावृष्टि सभी मिलकर वर्षण कहलाते हैं। और इस वर्षण में या वर्षा वर्षण का ही एक प्रकार है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वर्षा की। वर्षा कौन से बादलों से होती है, निम्बोटस बादलों से सर्वाधिक वर्षा। अब हम बात करते हैं वर्षा की बूंदों का आकार। वर्षा की बूंदों का आकार 0.5 से 4 mm। वर्षा की बूंदों का आकार रहेगा 0.5 से 4 mm। इसके बाद बात करते हैं हम ओलावृष्टि का आकार, तो 0.5 से 5 सेंटीमीटर। ओलावृष्टि का आकार रहेगा 0.5 से 5 सेंटीमीटर। प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्षा से प्रश्न पूछे गए, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है 575 mm या 57.5 सेंटीमीटर। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 575 mm। अगर राजस्थान में हम बात करें, देख लेते हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 575, भारत में औसत वार्षिक वर्षा 1194, फिलहाल जेठ में भी पूछा गया था। और विश्व में औसत वार्षिक वर्षा 1000 mm। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू कहाँ होती है, सिरोही में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। अगर भारत की बात करें और साथ ही विश्व की भी बात करें, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा या भारत में सर्वाधिक वर्षा मनसीवराम चेरापूंजी, और ये है मेघालय में स्थान है मनसीवराम चेरापूंजी मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मनसीवराम चेरापूंजी मेघालय। हमने बात कर ली तापमान, सौर विकिरण, आर्द्रता, पवनों की दिशा व गति, बादल और वर्षा।